सलमान खुर्शीद साहब, आशा साहब, इरम रब्बानी, के फैजान साहब, मसूद साहब, बब्बन दुबे जी और जो निजामत कर रहे हैं IMCR के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आदम बेग साहब, हमारे सामने बैठे हुए बुजुर्गों और दोस्तों, आज IMCR का ये जलसा जो उत्तर प्रदेश यूनिट का है इलाहाबाद में मुनक्किद हो रहा है। हमसे पहले हमारे 2-3 साथियों ने और खास तौर से मसूद साहब ने IMCR के अफराद मकासद पर बहुत रोशनी उस पर डाली है। मुझे लगता है कि उस पर ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। IMCR सिर्फ ये चाहता है कि हिंदुस्तान की सियासत में वो एक पुष्पक रोल अदा करे और हिंदुस्तान के आईन को, सेक्युलरिज्म को जो खतरा है वो खतरा कैसे इस मुल्क में टाला जा सकता है बिना किसी कन्फ्रंटेशन के, सेकुलर ताकतों को मदद करके इस मुल्क में किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संविधान लागू किए जा सकते हैं, यही हमारी कोशिश है। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहूँगा, हमारे आदम भाई ने उस तरफ इशारा किया, मुझे जो इलाहाबाद से तवक्को थी वो शायद हम कहें कि वो 50% ही तवक्को यहाँ मुझे नजर आ रही है। आपने इशारा किया कि इलाहाबाद में और पूरे उत्तर प्रदेश में कानून को ताक पर रखकर जो बुलडोजर की सरकार चल रही है, शायद ये वही उसका एक नजारा है, एक हिस्सा। बहुत सारे लोग आना तो चाहते थे। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि शहर में बहुत सारे MLAs हैं, ex-MLAs हैं, लेकिन ये गैर सियासी प्रोग्राम है क्योंकि IMCR गैर सियासी और गैर मजहबी संगठन है। हम यहाँ दीन की दावत देने नहीं आए हैं, हम यहाँ राजनीति की बात करने नहीं आए हैं, लेकिन ऐसे गैर सियासी संगठन में भी आज उनकी मौजूदगी नहीं है। लेकिन अजीब साहब, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कमोबेश यही हाल पूरे मुल्क में चल रहा है। हम लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारी तवक्को होती है आज नहीं तो कल आपकी सदारत में ये दुनिया कहेगी, हम रहे न रहें, आप रहे न रहें, लोग कहेंगे कि भाई IMCR के सदर अजीब साहब और उनकी टीम को हमने देखा है, उनकी तस्वीरों को हमने सुना है। तो एक डर का माहौल है और IMCR की यही कोशिश है कि आज उस डर के माहौल को इलाहाबाद की सरजमी पे कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जाए, अक़लियतों को जो है, जो मुख्य धारा है, मुख्य प्रवाह है, उसमें लाने की कोशिश की जाए। मैं सलमान भाई एक चीज आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ खास तौर पे, आज अक़लियतों का उनके लीडरों पर भरोसा कम हुआ है। आप मुझे माफ कीजिएगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे BSP हो, चाहे शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आज सियासी लोगों पे उनसे उनके भरोसे जो है वो कम हुए और इसकी वजह मैं आवाम या अक़लियत के आम लोगों को नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये गलती सियासी लीडरों की रही है, सियासी क़यादत करने वालों की रही है, क्योंकि पिछले 70-75 सालों से, 30-35-40 साल से हम लोग जनता पार्टी के ज़माने से काम कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के साथ काम किया, वीपी सिंह के साथ काम किया, महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ काम किया, विलास राव के साथ 40 सालों से काम हम लोगों ने किया। मैं देख रहा हूँ और ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है एक आम मुसलमान होने के नाते कि मुस्लिम लीडरशिप में पार्टी की बात हमेशा मुसलमानों ने की, पार्टी को फायदा पहुंचाने के बाद की, पार्टी किस तरीके से सरकार में आए इसकी बात की, लेकिन पार्टी के अंदर कभी मुसलमानों के मसाइल की बात नहीं। ये हमारी नाकामी रही है कि हमने
अभी मुसलमानों के असली मसले हैं क्या? मुसलमानों की गुर्बत की, तालीम का, हिफाजत का, उनके रिजर्वेशन का सवाल हमने अपनी लीडरशिप से नहीं उठाया, इसलिए कि कहीं लीडरशिप नाराज ना हो जाए, हमारा टिकट न कट जाए, हमारी राज्यसभा न चली जाए, हमारा मंत्रिमंडल न चला जाए। और जिस दिन मुस्लिम लीडर ये तय कर लेंगे कि वो अपने लीडरों से आंख में आंख डालकर ये कहेंगे कि पहले मुसलमानों की बात सुनो, फिर तुम्हारी बात हम मुसलमानों में करेंगे, उसी दिन ये मसला खत्म हो जाएगा। बहुत सही। इसलिए आज इंतजार की ये भी एक कोशिश है, आपको तो जगाए और लीडरों को भी जगाने का काम करें कि वक्त आ गया है, आप जो है इस कौम की बात लीडरशिप के सामने रखें, वरना आपको भी जो है छुट्टी का मौका जो है वो कर दिया जाए। साथियों, बात बहुत लंबी है, हमारे बहुत सारे साथियों ने यहाँ अपनी बात रखी है। आज मुल्क के हालात क्या हैं आपसे कहने की जरूरत नहीं है साहब, लेकिन मैं एक कहना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे लोगों ने अक़लियतों के बारे में कहा, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि डॉक्टर रफीक ज़करिया एक कांग्रेस के बड़े लीडर होते थे, महाराष्ट्र में 25-30 साल मंत्री रहे, बहुत सारे महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूशन बनाए, औरंगाबाद में बनाए, मुंबई में बनाए, और 1920 में जो खिलाफत अंग्रेजों भारत छोड़ो जो नारा दिया गया, वो खिलाफत कमेटी से दिया गया, महात्मा गांधी और जौहर बिरादरान ने जो दिया था अगस्त 1942 को हिंदुस्तान में, उस खिलाफत कमेटी के कायम करता और वो उसके बानी रहे। सलमान भाई, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, वो हमेशा एक बात कहते थे, जब मैं 90 में विधानसभा का चुनाव रहा, वो हमसे एक बात कहते थे, उन्होंने मुझसे बड़े थे लेकिन हमारे उस्ताद थे, कि नसीम, इस मुल्क में हिंदू हमारा बड़ा भाई है, मुसलमान जो है वो अक़लियत में है, वो उसका छोटा भाई है, हमें हिंदुओं से मुल्क में कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए, हमें हिंदुओं से कोऑपरेशन चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम तो अपने हिफाजत की बात करते हैं, लेकिन हमें इस मुल्क में हिंदुओं से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए, हमें हिंदुत्व की बात करनी होगी, हम हिंदुत्व की बात करेंगे साथियों, लेकिन किस हिंदुत्व की बात करेंगे हम? वो सनातन धर्म वाले हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में जूनियर स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने कहा, मैं वो लफ्ज़ यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म मच्छर, डेंगू और मलेरिया की तरह है, इसको मुल्क से खत्म करने की जरूरत है। ये हम लोगों ने नहीं कहा, अक़लियत के लोगों ने नहीं कहा, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि जो मज़हब लोगों में मुसावात को पैदा नहीं कर सकता, बराबरी का दर्जा नहीं दे सकता, वो मज़हब नहीं हो सकता है, वो मज़हब के नाम पे और कुछ हो सकता है। और इस मुल्क में आज मोदी जी की सरकार चल रही है, हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, किस तरीके के नारे दिए जा रहे हैं। आज इंडिया नाम का संगठन बना है और उस संगठन में हम सारे लोग मिलके ये कोशिश होती है हम लोगों की कि पूरे देश में 1 to 1 जो है वो चुनाव हो। 550 सीटों में कम से कम 400 सीटों पे पूरे देश में पार्लियामेंट में 1 to 1 हो, बीजेपी के सामने या एनडीए अलायंस के सामने इंडिया अलायंस का एक ही उम्मीदवार। और ये आईएमसीआर की भी जिम्मेदारी है कि वो देखें इसको कि किस तरीके से हमारे वोट तकसीम ना होने पाए। लेकिन हम बन जाते हैं। हमारे पाशा साहब का ताल्लुक हैदराबाद से, उनके वहाँ भी एक नए जिन्ना पैदा हुए हैं और वो कभी यूपी आते हैं, कभी बिहार जाते हैं। आप समझ सकते हैं उनका रोल इस मुल्क में क्या है। बिहार में अगर सरकार नहीं बनी तो वो आपके हैदराबाद के जिन्ना की वजह से नहीं बने। तो ऐसे जो मुस्लिम क़यादत में जिन्ना है, उनके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। आज पूरे देश में क्या चल रहा है, मैं पूरे देश के साथ आपको महाराष्ट्र की एक मिसाल देता हूँ। महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ शरद पवार साहब की पहल पर उद्धव ठाकरे की क़यादत में एक सरकार चल रही थी, जिसमें कांग्रेस थी और एनसीपी थी। एक अच्छी खासी सरकार चल रही थी जो अपनी
सरकार को भी गिराने का काम दिल्ली के इशारे पर किया। आज मोदी जी के पास आइस है, आइस। आइस जब मैं कहता हूं तो दो चीजें हैं, एक तो गुजरात का निरमा पाउडर और दूसरा आइस। कितना बड़ा भी भ्रष्ट मिनिस्टर हो, कितना बड़ा भी करप्ट मिनिस्टर हो, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वो निरमा वाशिंग पाउडर से उसको मशीन में धुल के बिल्कुल मोदी जी स्वच्छ कर देते। और दूसरा है आइस। आइस माने नहीं, बर्फ नहीं। आइस माने इनकम टैक्स, सी माने सीबीआई और ई माने ईडी। हम राष्ट्रवादी वाले इसको जब महाराष्ट्र में भाषण करते हैं तो तीनों नहीं बोलते। हम लोग कहते हैं कि ये बीजेपी का, मोदी जी का आइस है, आइस। इनकम टैक्स, सी फॉर सीबीआई, ई फॉर ईडी। और ये आइस का इस्तेमाल, जिसको मोदी जी ने 2 महीने पहले कहा था कि राष्ट्रवादी बहुत करप्ट पार्टी है, नेचुरल करप्ट पार्टी, एनसीपी को कहा था नेचुरल करप्ट पार्टी, शरद पवार और उनके लोग, उसी बीजेपी ने 7 दिन के अंदर हमारे जो 7 मिनिस्टर, 9 मिनिस्टर थे जिनके खिलाफ ईडी का नोटिस था, सीबीआई का नोटिस था, उनको निरमा पाउडर में घुल के महाराष्ट्र की सरकार में, शिंदे सरकार में शामिल कर लिया और वो पाक साफ हो गए। कई रियासतों में इस तरीके से सरकारें गिराई जा रही हैं। साथियों, हमें इसका मुकाबला करना होगा। 2024 करो या मरो का इलेक्शन है साथियों, लेकिन मुझे अफसोस है कि मुसलमान आज भी नींद में है, वो जागता नहीं है। हमें जागने की जरूरत है। बेशतर मुसलमानों से जब हम लोग कहते हैं कि भाई सियासी जलसों में आया करो, समाजी जलसों में आया करो, कुछ समाज में काम करो, वो कहते हैं कि साहब ये हमारा काम नहीं है। जिस दिन इलेक्शन होता है, मुंबई के लोग तो महाबलेश्वर या लोनावाला घूमने चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान कोई दावत करता है, बिरयानी बनाता है या फिर और ससुराल चला जाता है, वोटिंग के दिन वोट डालने के लिए नहीं करता है। तो ये जो हमने आज बंद कर लिया है और ये सोच लिया है ये सियासत का काम स्टेज पर बैठे हुए लोगों का है, मुल्क की तस्वीर नहीं बदलेगी साथियों। मुल्क की तस्वीर बदलना है तो हमें खुद जो है वो इसमें भाग लेना पड़ेगा साथियों, और पूरे जोर शोर के साथ हमारे वोट तकसीम ना हो, ये देखना होगा। इसलिए मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूँगा। IMCR के दोनों मकसद हैं। हम सियासत में डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की बिगड़ी हुई सियासत को ठीक करने का काम करेंगे, संविधान को बचाने का काम करेंगे। और एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूँगा साथियों कि ये हमारे भी इम्तिहान की घड़ी। ये 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल जब गज़वे हुआ था, तबूक हुआ था, उस वक्त उन्होंने सहाबा से एक अपील किया था। कहा था कि गज़वे तबूक में उनकी मदद करना था, लोगों के, मुसलमानों की मदद करना था। पैसे नहीं थे, चीजें नहीं थी, तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस मौके पर तुम्हारे पास जो दौलत है, असासा है, उसका कुछ हिस्सा जो है तुम लाकर हमारे पास दो, जिससे मामला जो है जरूरतमंद लोगों तक, गरीबों तक पहुँच जाए। और उस वक्त 2 सहाबा का मैं जिक्र खास तौर से करना चाहूँगा कि बहुत सारे सहाबा वो अपनी जितनी दौलत थी सारी चीज़ें लेकर आए, लेकिन 2 सहाबा थे। एक जो है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि उमर तुम क्या लाए हो? उन्होंने कहा हुजूर हमारे पास जितनी भी दौलत थी, वो बहुत अमीर थे, गरीब थे, आप सब जानते हैं। उस वक्त वो करोड़पति थे, अरबपति थे। उन्होंने कहा हुजूर जितनी दौलत थी मैं उसका 50% जो है वो आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। फिर उन्होंने कहा अबू बकर, अबू बकर से पूछा कि अबू बकर आप क्या लाए हैं? उन्होंने कहा हुजूर हमारे पास घर में जो भी असासा था
जो भी चीजें थी, बर्तन, चद्दर, कपड़ा जो भी था, मैं इसी जो चद्दर है इसमें बांध कर लाया हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और उसमें अल्लाह के रसूल ने कहा कि उमर, तुम 50 फिरती लाए हो, तुम्हारा करोड़ों में होगा, लेकिन उमर जो है, अबू बकर गरीब है, लेकिन वो 100 फिरती लाया है, इसलिए आज तुमसे ज्यादा बरतरी अबू बकर के लिए मैं ऐलान करता हूँ। तो मैं जानता हूँ आप दाने दरमे सुखने जो भी है शिरकत करें, हर तरीके से उसमें हिस्सा ले, और जरूरत पड़े तो कौम की, मिल्लत की फलाह और महबूबी के लिए आप भी उसमें रोल अदा करें। खुदा